आज के डेंगू के सिलसिले में दूसरा सेमिनार वेबिनार हम शुरू करते हैं। इससे पेशतर कि मैं प्रोफेसर फरीद ज़फ़र साहब को उनकी बहुत मेहरबानी के बुखार के बावजूद भी वो हमारे इस वेबिनार में शरीक हैं। प्रोफेसर तैयबा वसीम हमारी मेन स्पीकर हैं। शी इज़ आल्सो आई थिंक फीलिंग प्रॉब्लम्स, कैन नॉट टॉक। बहरहाल एनी डॉक्टर फरीद ज़फ़र और बाकी गायनेकोलॉजिस्ट बैठे हैं। प्रोफेसर फरीद ज़फ़र से पहले मैं डॉक्टर मेमोना आर यू देयर? डॉक्टर मेमोना। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर मुलाजिम जी बुखारी। Dr. Mebona, thank you very much for presenting. You are our youngest star of the consultants vision. We are proud of this. Can you update about the dengue? And then I will invite Professor Munir Saab to give the certain virological aspect of the dengue. Then I will request Farid Zafar. Professor Dr. Memona. जी डॉक्टर मेमोना। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी मेरी तरफ से। Oh, welcome, madam. We are very much upset about you. Oh, you are welcome. मैंने ज्वाइन कर लिया था, मेरे ख्याल है आपको पता नहीं चला। आई हैड नहीं, मैं आपको कॉल कर रहा था। जी जी, अच्छा इसके बाद डॉक्टर मेमोना के बाद फिर मैं आपको इनवाइट करता हूँ। जी डॉक्टर मेमोना। बुखारी साहब मैं आ गया हूँ। अच्छा जी बुखारी जी साहब जी मैं जी शुरू करूँ? मैं सबसे पहले डॉक्टर मेमोना को कह चुका हूँ। डॉक्टर मेमोना, कैन यू अपडेट अबाउट द पोजीशन ऑफ डेंगू इन लाहौर? डॉक्टर मेमोना। सर इन लाहौर बुखारी साहब मैं आ गया हूँ। जी 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 डॉक्टर मेमोना जी बिस्मिल्लाह। Sir, situation is very grave in Lahore, especially if I talk about King Edward Medical University. We are now working on more than 12 stations for dengue. One by one ICUs and wards. पासवर्ड लेके अंदर कंप्यूटर ऑन करो। बाकी लोग अपने माइक म्यूट कर दें। बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है अपने माइक म्यूट कर दें। जी डॉक्टर मेमोना कंटिन्यू। सर जब हमने स्टार्ट किया था तो we were expecting to put a limit on 70 or 80 beds. और हमारा यही ख्याल था कि we will be able to limit the numbers till there और patients manage हो जाएंगे, but within 2 weeks अब हमारे जो counts हैं they are hundreds and hundreds. Every day we are adding up 40-50 patients to it, and the most ironic thing is first one ICU followed by another, and I think 5th ICU has been turned operational for dengue patients now. थैंक यू। डॉक्टर तैयबा, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। आप अपनी प्रेजेंटेशन को वो करेंगे। आपको मैं होस्ट बना रहा हूँ, आप शेयर कर सकती हैं? शेयर करती हूँ स्क्रीन, लेट मी सी। जी जी आप शेयर करें अपना प्रेजेंटेशन को। स्क्रीन शेयरिंग आपको आ रही नजर के नहीं? जी 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 यू कैन इवन रिकॉर्ड यूर, मैंने अलाउ कर दिया, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं अपना लेक्चर। जी आपकी स्क्रीन जी 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 आ गई है। ठीक है जी ये ठीक है। चले आप इसको प्रेजेंटेशन मोड में कर दें, प्रेजेंटेशन मोड में कर दें। जी ठीक है, अब ठीक है? जी ठीक है। सो आई कैन स्टार्ट? जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मुलाजिम बुखारी एंड ऑल द पैनलिस्ट, फरीद, कंप्यूटर स्टार्ट करो। एवरीबडी अराउंड। कुछ लोगों को मैं शायद नहीं जानती, लेकिन मेरा बहुत सलाम टू एवरीबडी। और आपने माशाल्लाह रबीउल अव्वल के महीने का जिक्र किया, बाबरकत महीना है, और बहुत अच्छा लगा कि टू स्टार्ट इन दैट। आई एम प्रोफेसर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी एट सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट है, एंड इन पंजाब, and I'm also editor-in-chief of the college magazine, that is Escalapio. Today dengue fever की मेमुना ने बहुत picture जो बताई, I think everybody is facing it in every hospital now. और आप इस पे सारी बात ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट आपके सेमिनार में। जस्ट टू रिवाइज के ज़ाहिर है मॉस्किटो इज द वेक्टर, और इट हैज गॉट
phases. Dengue fever जो कि self resolve हो जाता है with recovery phase, but sometimes in cases it proceeds to hemorrhagic fever, and also dengue shock syndrome, which has got a high mortality. And for people to know कि now जैसे हम पहले with every pregnant patient with high grade fever जो आ रही थी उनमें हम COVID suspect कर रहे थे, क्योंकि it was पिछले पूरे 2 साल के pandemic में it was any patient pregnant who's presenting with fever should have a COVID test until proven otherwise वाली बात थी. तो now high grade fever के साथ more and more patients are reporting, and now dengue is also a consideration. It is important for all of us to register that pain and headache is quite associated with dengue. If a patient has a high grade fever with headache, aches and pains, पहले तो और कोविड की भी बहुत सिमिलर से सिम्टम्स होते हैं. कोविड ऑल्सो हैज लॉट्स ऑफ एक्स एंड पेन्स इन द बॉडी, बट जॉइंट मूवमेंट में पेन एंड पेन बिहाइंड द आईज is associated with dengue fever. So any patient who's presented with high grade fever nowadays with all these symptoms and nausea vomiting, pregnancy की nausea vomiting भी बहुत common होती है, पर high grade fever generally नहीं होता. So that should be, dengue should be suspected. The dengue hemorrhagic fever has to be differentiated with dengue fever, because hemorrhagic fever is a complication of dengue in which there is a tendency to bleed, and patient can have petechiae, hemorrhages, and tourniquet test is done along with CBC report of thrombocytopenia leads to a diagnosis of dengue hemorrhagic fever. Leakage generally 24 to 48 hours में self-limiting है and it stops, goes away, but it can progress to dengue shock syndrome, which is obviously, and this dengue hemorrhagic fever management and relation to patients, pregnant patients, is the thing that I will emphasize in my presentation later on. There are certain warning signs of dengue shock syndrome which should be very much seen in a patient who is pregnant, because pregnancy का problem ये है कि इसमें कई symptoms, pain होना, vomiting excessive होना, ये आपके routine features भी हैं. तो sometimes अगर patient का fever settle हो गया है और उसके बाद ये features हो रहे हैं, तो they can be misguided कि ये routine pregnancy features हैं, but it should not be like that, because settling fever के साथ जब convalescence phase में patient चला गया है, तो there is every chance कि patient can have this dengue shock syndrome के warning signs हैं, which is excessive vomiting. And obviously अगर आपकी patient is having malaise, severe abdominal pain, bleeding tendencies, the cold clammy peripheries, that is a total symptom of shock. And if the patient has recovered from dengue fever and it's settling, you should not miss that it is a dengue shock syndrome which needs urgent surveillance. This is the chart that I know everybody is familiar with, but still for physicians, for general practitioners, for gynecologists who are practicing, GPs and consultants also, there is a start of time is always an incubation phase, then there is a febrile phase, then there is a critical phase, and critical phase is the one that is dangerous to the patient and especially the pregnant patient, in which there is a fluid leakage और उसके अलावा सारी बॉडी में फ्लूइड भरना शुरू हो जाता है, and that can lead to dengue shock syndrome and it's got a high mortality. Otherwise, febrile phase, if it goes to the convalescent phase, is just the patient's things generally settle. So diagnosis is by history and obviously by the CBC count. NS1 antigen is present. Ultrasound is advisable in patients where there is dengue hemorrhagic fever to see whether how much leakage is in the fluid cavities. All the body cavities will have fluid, and ultrasound is there to judge the severity. NS1 antigen is diagnostic in the first 3 to 4 days, followed by anti-dengue IgM antibody. So natural course of disease is a phase which has 3 phases, and critical phase is the one that we are looking for. So coming to pregnancy
The important thing is that the clinical manifestations, treatment, and outcome of dengue in pregnant patient is similar to that of non-pregnant patient. डेंगी का जो फीवर का पैटर्न है दैट इज ऑलमोस्ट सारे फेजेस से वो प्रेग्नेंट पेशेंट बिल्कुल गुजर सकती हैं, which is for a non-pregnant. Pregnancy is not protective, बल्कि pregnancy is rather the patients who are pregnant are more at risk of all the complications, especially जब fluid management की बात आएगी और blood loss की बात आएगी तो they are more at danger because pregnancy में fluid पहले ही overload हुआ होता है और decrease on cortic pressure already होता है और फ्लूइड लीकेज ऑलरेडी कॉमन होती है. जब आपने उसके फ्लूइड को बैलेंस करना होता है तो दैट नीड्स अ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच व्हिच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन माय लेक्चर लेटर. सेकेंडरी कुछ प्रेगनेंसी कंडीशंस हैं जैसे हेल्प सिंड्रोम, इसमें ऑलरेडी लो प्लेटलेट्स होते हैं. So low platelets already are there and patient is having HELLP, उसमें edema बहुत ज़्यादा हुआ होता है patient को. So if that can mimic dengue critical phase, and that is also a phase जिसमें you can almost confuse कि इसके साथ किस तरह से दोनों की management कैसे की जाएगी. Hypercoagulability हुई होती है. Abruption of abruptio placentae is another condition जिसके अंदर प्लीज शाहिदा अब्बास आप अपना माइक ऑफ कर दें. So health or obstetric conditions of vaginal bleeding, they are of course like that. Moreover, physiology of pregnancy अगर आप देखें hypercoagulable state है, सारे clotting factors 10 times increase हुए होते हैं, fibrinogen का level 10 times increase हो जाता है. उसके अलावा decrease on cortic pressure already pregnancy का एक normal part है. Increased vascular leakage is a normal part of pregnancy. All these physiological changes pose a diagnostic challenge to patient with dengue shock syndrome. इसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस को ही कंटिन्यू करूं तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में अगर आप देखें तो पल्स जो आप रूटीन में पल्स राइज हो गई होती है प्रेग्नेंट पेशेंट्स की 95 बीट्स पर मिनट होती है. सो पेशेंट्स विद हु हैव ऑलरेडी जिनका resting heart rate more than 100 है are generally considered to have tachycardia. So आप अगर उसको शॉक की निस्बत से देखें तो जिन भी पेशेंट्स में 100 बीट से कुछ नॉर्मल तक 95 तक तो नॉर्मल होता है, पर जब भी 100 बीट से ज्यादा का आ रहा है विदाउट फीवर it's a tachycardia and need for more investigation. Systemic vascular resistance drops by approximately 35 to 40%. Increased pulse pressure. अब narrowed pulse pressure compensatory shock, आप देखिए कि डेंगी में पल्स प्रेशर की कितनी इंपॉर्टेंस है फिजिशियंस के लिए जब मैनेजमेंट शुरू करते हैं. और डेंगी शॉक सिंड्रोम, डेंगी हेमरेजिक फीवर से शॉक सिंड्रोम में जाने का एक फेज होता है. दे आर थिंकिंग अबाउट पल्स. Okay. So it is lead to increase if the pulse pressure is dropping from 30 millimeter of mercury to 25 millimeter. It is strongly suggestive that patient is heading towards compensatory shock. So प्रेगनेंसी के मैनेजमेंट में आपने फिजियोलॉजी और प्रेगनेंसी को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. So maternal and fetal risk of dengue syndrome is that infection during pregnancy is associated with more severe disease and high risk of disease and high risk of death. Pregnancy is more commonly associated with dengue hemorrhagic fever, and that susceptibility rises with increasing gestational age. जो मेरी टॉक है इसमें मैं रेफरेंसेस सारे एंड पे आई विल बी टॉकिंग. डेंगी हेमरेजिक फीवर विल बी मोर सिवियर इन प्रेग्नेंट पेशेंट ड्यू टू डिक्रीज ऑन कॉर्टिक प्रेशर and it results in higher maternal mortality around 40% as compared to non-pregnant patient. So अगर although के course उसका disease का ज़ाहिर है वो सब phases उसके अंदर आएंगे, लेकिन जितने भी डेंगी हेमरेजिक फीवर के साथ maternal mortality का risk बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. 40% is quite a lot of risk. और recently हमारे एक दो private setups में deaths भी हुई हैं patient की जब वो
इस थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रेजेंट किए हैं विद डेंगी. Acute dengue illness during third trimester will increase the risk of fetal compromise as well, because एक तो ये कि आपको ज़ाहिर है बच्चे को हाइड्रोजेनिक कई दफ़ा जल्दी डिलीवर कराना पड़ता है. दूसरा जो पेशेंट की थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है दैट इज अफेक्टिंग द बेबी, और अननोन ओलिगोहाइड्रोमनियोस का इंसिडेंस भी रिपोर्ट हुआ है बिकॉज ऑफ द मैटरनल डिहाइड्रेशन. All this leads to fetal compromise due to maternal hemodynamic decompensation, और sometimes अगर fetal distress develop हो जाए तो critical phase में it is recommended not to deliver. जब patient hemorrhagic shock syndrome में जा रहा है तो patient की mortality इतनी ज़्यादा है कि generally it is recommended to compromise the fetus instead of mother. So dengue shock syndrome may be accompanied by acute abdominal pain, and इसमें भी problem वही है कि preterm labor abruption, uterine rupture, all these are accompanied by our abdominal pain, severe and vomiting. So ये भी बाज़ दफ़ा mimic कर सकता है acute abdominal pain कि ये dengue shock syndrome की pain है, और vomiting कि ये लेबर एब्रप्शन की वजह से है या यूट्राइन रप्चर की वजह से है. सो यू हैव टू केयरफुली सी द पेशेंट इन बोथ केसेस. डेंगी शॉक सिंड्रोम के लिए आपको बाकी उसकी सीबीसी हीमोडायनामिकली सारी चीजें यूरिन एनालिसिस भी करना होगा, एंड यू हैव टू डायग्नोज द पेशेंट क्लिनिकली एज वेल कि इन सारी चीजों में से तो कोई एब्रप्शन या प्रीटर्म लेबर या रप्चर की तरफ तो नहीं पेशेंट जा रही, इंस्टेड कि इसमें भी एक्यूट एब्डोमिनल पेन एंड वॉमिटिंग होती है. ओके, अब कुछ गाइड लेबर डिलीवरी से रिलेटेड, बाकी मैनेजमेंट इसके बाद आई विल टॉक अबाउट द मैनेजमेंट. सो ट्रॉमेटिक प्रोसीजर्स लाइक ड्यूरिंग डिलीवरी सच इंस्ट्रूमेंटेशन और सिजेरियन सेक्शन विल बी इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग. ये सब कुछ ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो है डेंगी हेमरेजिक फीवर के केस में. डेंगी इलनेस जो कि फेब्राइल है उसमें पेशेंट को डेंजर नहीं है. critical phase is the phase which is associated with all the dangers. Labor during dengue illness will be associated with worse maternal outcomes as a result of massive bleeding. जैसे अगर आप जब भी आप cesarean section का चांस होगा और प्लेटलेट्स उसके reduced हैं तो you can expect के ब्लीड करेगा पेशेंट. सिमिलरली अगर उसके को विजाइनल टीयर्स आ जाएं तो तब भी पेशेंट ज्यादा ब्लीड करेगा. एंड आप अगर देखें कि अगर पेशेंट एब्रप्शो प्लेसेंटा उसको हो गया तो ऑलरेडी कंजम्पटिव कोएगुलोपैथी हैज सेट इन. एब्रप्शन सेट्स इन कंजम्पटिव कोएगुलोपैथी and that is the worsens with hypercoagulable state of, and that worsens in the presence of already hemodynamic disturbance of dengue. Spinal anesthesia is contraindicated if platelet count is less than 50, and in special अगर आपको जनरल एनेस्थीसिया देना ज़्यादा बेहतर है अगर पेशेंट के काउंट लेस देन 50 हैं. और cesarean section platelet transfusion is required when the count is less than 50, and for vaginal delivery it is necessary if count is less than 30. तो इसमें आपको platelet transfusion मेगा किट अरेंज करके डिलीवर करना है, otherwise patient is going to have trouble. Both with increased risk of माँ और बच्चे दोनों को रिस्क है हेमरेज का if a patient has dengue shock syndrome. Common cause of death in pregnant patients with dengue can be prolonged shock with multi-organ failure or fluid overload or massive bleeding, which can be common in pregnancy. ये सब counseling के parameters आपके ज़हन में होने चाहिए. अगर पेशेंट उस टाइम आ जाए तो यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग, अदरवाइज आपको पता ही है कि पेशेंट अटेंडेंट्स और आजकल मतलब जब तक आप काउंसल नहीं करेंगे उनको सारी कॉम्प्लिकेशंस की, दैट कैन बी डेंजरस फॉर एवरीबडी. Delayed or misdiagnosis in early stage can lead to complication and can lead to death. Vertical transmission जो latest guidelines हैं वो ये कह रही हैं कि it is well established. Initially it was said कि dengue perinatal around टाइम पे उसे जाती है. वर्टिकल ट्रांसमिशन वाज नॉट दैट एस्टैब्लिश्ड, लेकिन जो लेटेस्ट पेपर्स और लेटेस्ट 2019 की गाइडलाइन आई है उसमें उन्होंने कहा है कि इट इज एस्टैब्लिश्ड कि मदर को बेबी को चली जाती है डेंगू इन्फेक्शन. और लेकिन और पेरीनेटल पीरियड यानी कि जो बच्चा हेमरेजिक डिजीज जो उसको है दैट इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश कि वो हो सकती है.
So these are the dangers that I pointed out. कि pregnancy is a high risk case with dengue fever, especially dengue hemorrhagic fever. So अब इसमें हमने करना क्या है? तो all patients who have dengue fever, all patients चाहे वो hemorrhagic नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा पेशेंट dengue hemorrhagic में चला जाएगा. तो अभी तो सिर्फ ये ना हमारा ख्याल है कि डेंगी फीवर है. ऑल पेशेंट्स जहां भी जीपी को दिखाएं, हमारे कंसल्टेंट गायनी को दिखाएं, जब डेंगी फीवर आप डायग्नोज कर लें उसको एडमिट कर लें. ऑल पेशेंट्स नीड एडमिशन. आप उसको मॉनिटरिंग के लिए एडमिट कर लें. आपने उसको ज़ाहिर है डेंगी हेमरेजिक फीवर नहीं है तो फ्लूइड मैनेजमेंट उस तरह नहीं करने की ज़रूरत होगी. बट फर्स्ट कॉन्टैक्ट केयर ओपीडी लेवल, रिकग्नाइज प्रेगनेंसी सिंस ट्राइमेस्टर, स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एडमिट. ओके, अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या उसमें आपको लगता है कि नहीं वी कैन, हमारे सोशल कल्चरल मसाइल बहुत हैं, लेकिन आपकी गाइड पेशेंट को यही होनी चाहिए. वो कहेगी जी दाखिल होके क्या करूंगा, दाखिल होके कुछ भी नहीं करेगा. लेकिन अगर वो वर्सन की तरफ चला जाए फेब्राइल इलनेस से डेंगी हेमरेजिक फीवर में, तो फिर उसको सारी कॉम्प्लिकेशंस, इवन मोर्टालिटी is increased. So अब आजकल with acute febrile illness suspect dengue, उसका basic CBC count, thrombocytopenia अगर आ गया है, NS1 positive आ गया है, फिर तो आपको हर हाल में पता चल जाएगा. Even if the NS1 is negative और उसके CBC और clinical feature suggest कर रहे हैं, तो you need to treat the patient on dengue lines. Differentiate dengue hemorrhagic fever from dengue fever, ये बड़ा important है. अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन का करवाएं जब भी पेशेंट एडमिटेड हो डेंगी हेमरेजिक फीवर का. पहले बेसलाइन कि उसकी कोई फ्लूइड बॉडी कैविटीज में नहीं है, और अगर वो उस तरफ चला जाए तो हेमाटोक्रेट और अल्ट्रासाउंड दोनों मॉनिटरिंग है. ठीक है. अच्छा, अगर पेशेंट फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में है और हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, तो उसको रूटीन वार्ड में हम दाखिल कर सकते हैं, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स वार्ड में. ठीक है. अगर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, then the patient need to be shifted to HTU. ठीक है. If the patient is in third trimester of pregnancy, please remember she needs a attentive multidisciplinary team and inward care for assessment or close monitoring by obstetric and medical teams. So in labor या third trimester, जो आपका late third trimester, especially at term, it should be reviewed by multidisciplinary team for further course of action. Reduce late admissions to hospital with complications and prevent mortality with early referral. So आपके पास जितने tertiary care hospitals हैं, specialist के under care हर pregnant patient को रेफर होना चाहिए जिसका डेंगी फीवर है और या डेंगी हेमरेजिक फीवर है. So all again मैं emphasize कर रही हूँ, all pregnant patient with suspected dengue fever are advised admission under specialist care. First contact doctor should make a comprehensive assessment देखने के लिए कि किस लेवल पे है और इसका कितना चांस है कि डेंगी हेमरेजिक फीवर और डेंगी शॉक सिंड्रोम की तरफ चला जाएगा. ऑब्स्टेट्रिकल मेडिकल यूनिट जहां भी दाखिल हो जाएं, ये बड़ी हमारे हॉस्पिटल में लड़ाई होती है कि ऑब्स्टेट्रिक्स में दाखिल करें कि मेडिकल में दाखिल करें, बट मेडिकल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. अगर वो ओवरलोडेड है तो ऑब्स्टेट्रिक्स में दाखिल कर लें, पर टीम ऑन बोर्ड होनी चाहिए दोनों तरफ. अगर मेडिसिन में पेशेंट दाखिल है और प्रेग्नेंट है तो ऑब्स्टेट्रिक टीम ऑन बोर्ड हो, और अगर ऑब्स्टेट्रिक में दाखिल है तो मेडिकल टीम ऑन बोर्ड हो, ताकि लुक फॉर वार्निंग साइन. ये सबको पता होना चाहिए कि इनमें से कोई भी चीज होनी शुरू हो गई है या राइज इन हेमाटोक्रेट हो रहा है, देन प्लीज पेशेंट को शिफ्ट करें HTU में या वहां जहां पे उसकी क्लोज इंटेंसिव मॉनिटरिंग हो सके. So multidisciplinary approach including obstetrician, physician, pediatrician is important. Special attention should be given to identify the dengue hemorrhagic from dengue fever. You see it is क्योंकि डेंगी हेमरेजिक फीवर के क्रिटिकल फेज में पेशेंट को डिलीवर नहीं करना आपने. दैट इज अ बिग नो नो. अब ये कि प्रेगनेंसी को जो डील करते हैं उनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि सुबह पेशेंट को बिठाया है, रात को पीटम लेबर में चली गई है, कभी उसके फीटल हार्ट रेट, फीटल डिस्ट्रेस आना शुरू हो गया है, अटेंडेंट सारे. ज़ाहिर है माँ को बचाना तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चे को लिए भी तो माँ अब 9 महीने से रख के पेट में बैठी हुई है.
हम सब भी geared up होते हैं towards saving a child, लेकिन इतना unpredictable है obstetrics, preterm labor में चली जाए, कोई abruption हो जाए, कोई उसकी fluid cavities के साथ उसका खराब होनी शुरू हो जाए. So you see, it's very, very difficult to deliver a baby when a patient is in critical phase. It adds to the mortality. जैसे मैंने आपको बताया 40% mortality हो जाती है. So dengue fever patient को febrile phase में ही deliver कर लेना बेहतर है, and ये decision पूरी team ने बैठ के लेना होता है, क्योंकि it's not easy. And counseling of family is very important. ये एक 1-to-1 case के साथ आप generalizations नहीं कर सकते. 1-to-1 केस को विद मेडिकल टीम डिस्कस करके ही प्लान कर सकते हैं. सो अगर वंस जब जो फेब्राइल फेज से पेशेंट एडमिट हो गई है उसकी तो वो रूटीन मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग ऑफ टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स प्रेशर, उसके अलावा उसका यूरिन आउटपुट इंपॉर्टेंट है मॉनिटर करना, उसकी डेली सीबीसी इंपॉर्टेंट है. और अगर वार्निंग साइंस जो कि सारी टीम को पता होने चाहिए, जो यंग लड़के बच्चे बच्चियां आजकल पीजीआरस हैं, दे शुड treat a pregnant patient with dengue with all sorts of thing कि ये जरूर dengue hemorrhagic fever और critical phase में चली जाएगी. So warning signs should be told to all the patient. ठीक है. उसके बाद आपकी आती है so fluid critical phase. Tell you. So treatment for febrile phase, paracetamol is a simple treatment that should be given. It should not exceed 4 grams in 24 hours. No NSAIDs or ibuprofen should be given. फीवर के लिए स्पॉन्जिंग करा लें, होल्ड कर लें एस्प्रिन. कई दफ़ा लोग प्रेगनेंसी से या पहले उनकी ऐसी कोई बात है तो वो एस्प्रिन ले रहे होते हैं. ठीक है, तो एस्प्रिन आपने पेशेंट को होल्ड कर लेनी है. ओरल इनटेक एनकरेज करना है. ORS इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो कि दी जाती है, और 2.5 लीटर फ्लूइड का इनटेक देना चाहिए. ठीक है. अब जो है जहां तक बात है और नॉजिया और वॉमिटिंग है तो कई दफा फिर आपको फ्लूइड जो है ना वो ओवर उस पे आपको आईवी फ्लूइड देना पड़ता है इंस्टेड ऑफ नॉजिया आपको ओरल फ्लूइड के. सो फ्लूइड थेरेपी इन नॉन शॉक पेशेंट जो है उसमें आपको अगर आपका क्रिटिकल फेज में पेशेंट चला गया है तो नाउ द फ्लूइड्स हैज टू बी. अब जो क्रिटिकल फेज वाला पेशेंट है ना उसकी और प्रेग्नेंट पेशेंट है वो एक प्रॉपर आईसीयू सेटिंग में विद एनेस्थेटिस्ट ऑन बोर्ड एंड फिजिशियन ऑन बोर्ड के साथ मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज फ्लूइड थेरेपी अब उसके लिए क्रिटिकल बन गई है. फ्लूइड ओवरलोड करेंगे तो क्योंकि ऑनकोटिक प्रेशर पहले ही कम है, सारा फ्लूइड लीक आउट हुआ है तो वो बॉडी कैविटीज में चला जाएगा. ऑलरेडी पल्मोनरी एडीमा से रिस्क बहुत ज्यादा है, और कम देंगे तो डिहाइड्रेशन से पेशेंट के बाकी नुकसानात होने शुरू हो जाएंगे. सो दिस हैज टू बी मैनेज्ड बाय ऑफ द पेशेंट इन आईसीयू सेटिंग. फ्लूइड थेरेपी इन जो आपकी है इन नॉन शॉक dengue hemorrhagic fever patient during critical phase, it's important. Delayed treatment of intravascular hypovolemia can result in prolonged shock. Hemodynamically stable है. Total fluid quota calculate करने का पता है सारे physicians को, they can do it. Total fluid quota is given over 24 to 36 hours. 1/2 of fluid quota is replaced. Patient condition देखी जाती है कि वो वापस कैसे जा रही है. ठीक है. फ्लूइड मैनेजमेंट के लिए आपको पूरा का पूरा आईसीयू सेटिंग में विद एनेस्थेटिस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपने उसे कैसे करना है. बाज़ दफ़ा अगर फ्लूइड ओवरलोड सिग्निफिकेंट है, हाई हेमेटोक्रेट हो गया है, डिस्निया, टैकीकार्डिया, पेशेंट इन शॉक सिंड्रोम है तो डेक्स्ट्रैन 40 इज आल्सो इंडिकेटेड. ठीक है. उसके अलावा आपके जो अच्छा अब है डेंगू फीवर विद शॉक. ये तो आपको सिंपल सी बात है, पहले ही बता दिया है कि आईसीयू सेटिंग में करना है और मल्टीडिसिप्लिनरी टीम ने करना है, और फ्लूइड मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. ठीक है. फ्लूइड मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा जी, अब हम आते हैं टाइमिंग एंड मोड ऑफ डिलीवरी पे. ठीक है. टाइम एंड मोड ऑफ डिलीवरी की ये कुछ फ्यू स्लाइड्स हैं. आउटकम ऑफ डेंगू इन लेट ट्राइमेस्टर हैज अ वेरी अनफेवरेबल आउटकम अगर डिलीवरी प्रॉपर प्लान ना की. अच्छा, अब अवॉइड इंडक्शन ऑफ लेबर और इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन ड्यूरिंग क्रिटिकल फेज.
क्रिटिकल फेज में जब फ्लूइड लीकेज चल रही है, सारी बॉडी लॉकड आउट हुई हुई है, प्लेटलेट काउंट है कि अगर डिलीवरी इनएविटेबल है, फिर भी ट्राई करें कि प्लेटलेट काउंट रिकवरी की तरफ जाना शुरू हो जाए, मोर देन 50 हो जाए। थेराप्यूटिक प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी लगानी पड़ जाती हैं, ऊपर हो जाए फिर डिलीवर करें। सो थेराप्यूटिक प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन आर इम्पॉर्टेंट। अगर प्रीमेच्योर लेबर में पेशेंट चला गया, इट इज इम्पॉर्टेंट कि लीकिंग रिजॉल्व हो जाए बाय it is important to give tocolytics. Tocolytics, nifedipine is safe, drop नहीं करती है blood pressure, तो nifedipine can be given to the patient during critical phase to delay the pregnancy delivery. अब है लेबर, अब एट टर्म, अच्छा अब बात ये है कि एट टर्म अगर पेशेंट है आपके पास तो वी कैन कंसिडर इंडक्शन ऑफ लेबर ड्यूरिंग फेब्राइल फेज बिफोर द ऑनसेट ऑफ क्रिटिकल फेज। अब ये बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन होता है क्योंकि हमें नहीं पता कुछ कौन अगेन हेमरेजिक फीवर में चला जाएगा। मैंने आपको फिर बताया मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, इंडिकेशन, रीजंस ऑफ डिलीवरी, पेशेंट की काउंसलिंग, उसके अटेंडेंट्स की काउंसलिंग, ओनली देन वी कैन प्लान। During critical phase, vaginal delivery or cesarean section puts mother life at risk. अगर पेशेंट को फीटल डिस्ट्रेस भी हो जाए तब भी डिस्कस करें मरीज से कि मैं इसको सेक्शन करने से माँ का रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। अब बच्चा डिस्ट्रेस में है और बेबी लेट द बेबी डाई, ये बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन है, बट इट हैज टू बी टेकन समटाइम्स। प्लीज, मदर इज मोर इम्पॉर्टेंट एज कंपेयर टू फीटस। तो इसलिए ये जो हमारी डायलेमास हैं, इट शुड बी डिस्कस्ड इन मल्टी डिसिप्लिनरी टीम एंड इंडिविजुअलाइज एवरी पेशेंट हु हैज टू do anything about it. Labor and delivery, प्रेग्नेंट पेशेंट शुड बी, अगर वो लेबर में चली गई है और आपने प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट्स अरेंज कर लिए हैं, उसका वेरी क्लोजली मॉनिटर फॉर वाइटल साइंस, ब्लड क्रॉस मैच अरेंज करके रखें फॉर एनी पेशेंट्स हु इज एंटिसिपेटिंग लेबर। यानी कि अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में पेशेंट आया है और आपके ख्याल में वो पेशेंट लेबर में जा सकता है तो उसका ब्लड अरेंज करके रखें। Majority of the patient can be allowed to progress to spontaneous vaginal delivery. Recovery phase में कोई issue नहीं है, normal delivery हो सकती है और instrumental delivery भी हो सकती है। Elective patient delivery is best avoided until the patient platelet count is more than 50. पोस्टपार्टम हेमरेज का डिलीवर होने के बाद ये याद रखिएगा कि पोस्टपार्टम हेमरेज का रिस्क हमेशा रहेगा पेशेंट को, ठीक है। सो ब्लड अरेंज करके रखें। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज विद ऑक्सीटोसिन इज रिकमेंडेड। इट इज इम्पॉर्टेंट कि पेशेंट का जितना ब्लड लॉस हुआ है उसको रिप्लेस कर दें सो दैट कि वो शॉक में ना चला जाए, क्या वो थोड़े से ब्लड लॉस से भी डीकॉम्पेंसेट हो सकता है। सो रिप्लेस द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड जो उसके साथ है पेशेंट के। इट इज इम्पॉर्टेंट टू मॉनिटर द वाइटल पैरामीटर्स एंड हीमोडायनामिक पीसीवी रेगुलरली। सो ये वही है डेंगी, ये सब कुछ बातें थी प्रेगनेंसी से अराउंड। अब डेंगी केस मैनेजमेंट ये रिवीजन है आपकी। दिस इज नो वार्निंग साइन। ग्रुप ए सीडीसी की गाइडलाइंस है। ग्रुप बी इज द वन हु हैज द वार्निंग साइंस, और वार्निंग साइंस में अगर आप देखें तो को इन पेशेंट मैनेजमेंट प्रेगनेंसी वाले हर पेशेंट को रिकमेंडेड है। सो इवन इफ द पेशेंट विद वार्निंग साइंस ना भी हो तब भी जो पेशेंट भी डेंगी विद प्रेगनेंसी है नीड्स एडमिशन। और प्लाज्मा लीकेज के साथ, ब्लीडिंग, ऑर्गन इम्पेयरमेंट के साथ इन पेशेंट मैनेजमेंट, दैट इज ग्रुप सी। What is a big do not in dengue patients? Do not use corticosteroids. Do not give platelet transfusion सिर्फ उसको जिसकी डिलीवरी इमिनेंट है, ठीक है। डिलीवरी अगर है और आपने सेक्शन या डिलीवरी करनी है, यू हैव टू गिव ट्रांसफ्यूजन्स। उसके अलावा डू नॉट assume that IV fluids are necessary. These are general guidelines for non-pregnant patients and they can be applied to pregnant patients as well. It is important to recognize the critical phase, especially in pregnancy. Close monitor fluid, treat early shock, do administer colloids, and give whole blood for clinically significant bleeding, especially postpartum hemorrhage in all patients. Prevention obviously सबसे important है। हम आउटडोर स्क्रीन्स, मॉस्किटो रिपेलेंट सबकी बात करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। सबको गाइड करें, ये तो मेरे ख्याल आजकल हम सबको ही कर रहे हैं कि वो मॉस्किटो नेट्स लगाएं और फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, मतलब बाहर आउटडोर में मत बैठें, इंसेक्टिसाइड्स बेड पे ना ट्रीट करें।
Last two slides मेरी take home message. A high index of suspicion, early diagnosis, close monitoring, timely intervention, and critical consideration of unpredictable course. Platelet मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही, मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, एक सेकंड में देखती अब आ रही है, आ रही है, आ रही है, अब आ रही है। अच्छा से म्यूट नहीं किया था। लास्ट मैसेज टेक होम मैसेज वाला रिपीट कर दें आप, टेक होम मैसेज वाला। टेक होम मैसेज में ये है कि हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, early diagnosis, close monitoring, timely intervention, and critical consideration of physiological changes of pregnancy when interpreting a clinical situation can help us to achieve the successful outcome in pregnancy. All patients should be admitted, pregnant patients, because of its unpredictable course. Maintaining adequate hydration is an important goal. Low platelet count should be taken as a marker of severity. Oligohydramnios is an ominous sign and it is depicting fetal distress. Hydration is important. Prophylactic blood transfusion, platelet transfusion is not recommended if platelet concentration is more than 50,000. Platelet transfusion is given to patients with overt bleeding. Bleed delivery is imminent. You can always, for prophylactic, you can give. There is no role of steroids, IV immunoglobulins, and antibiotics in pregnancy patients. Tocolytics can be considered to postpone labor during critical phase. Delivery should be spontaneous labor. Operative delivery should be considered for obstetric indication, but you should counsel the patient that during critical phase, delivery is associated with mortality, severe hemorrhage, and it can be lethal to the patient. Patient should be in a hospital properly equipped, वहां पे deliver कराएं with trained obstetricians, physicians, ICU team, neonatologist, and blood bank facility. Timely intervention can reduce mortality to less than 1%. Thank you very much. Thank you very much. Before I start, I asked Professor Shafaq Hanif. Professor Shafaq Hanif is head of the Department of Gynae in Azad Jammu Kashmir Medical College, Muzaffarabad. I will request Professor Muhammad Munir, virologist, because Professor Taiba Wasim, I think, skipped few things as her slides about the diagnosis. No doubt, as a pathologist, what will you advise her, Professor Muhammad Munir? Professor Muhammad Munir, if you are here. Thank you very much, madam. It was really nice. So many questions in my brain and so many questions are in the people are asking. I will request you to give one by one. Professor Muhammad Munir, if you are there. Professor Muhammad Munir. Okay, if Professor Muhammad Munir is not there, Professor Shafaq Hanif. Professor Shafaq Hanif is a graduate of Fatma Jana Medical College. She is working as she did her FCPS, and now she is the youngest professor and head of the Department of Gynae in Azad Jammu Kashmir Medical College, Muzaffarabad. Professor Shafaq Hanif. Assalamu alaikum. I am here, sir. I am Dr. Sabha has very well explained the management in pregnancy. It was a very good lecture, very good insight of the dengue fever. And what you expect me to say? What you are managing do it in Azad Jammu Kashmir, Muzaffarabad. We in our hospital, हमारा जो hospital है उसमें साथ ही जो medical ward है उसमें पहले बहुत ज़्यादा critical patients थे COVID के, और कोविड के लिए वो सारा उनका ICU और सब उन्होंने प्रिपेयर किया हुआ था मेडिसिन वालों ने. तो मैक्सिमम जो लोड है मुजफ्फराबाद सिटी का वो कोविड का वो उन लोगों ने ही कैटर किया. बट नाउ दे आर सेइंग कि कोविड का जो सारा उनका लोड था वो बिल्कुल मिनिमल हो गया है. पहले जो 80-90 बेड्स थे जो ओवर क्राउडिंग हो रही थी,
कोविड पेशेंट्स के साथ, और इवन कई दफा वो इमरजेंसी में रिटेन करने पड़ते थे क्योंकि बेड्स अवेलेबल नहीं होते थे। तो अब वो सारे, तो कोविड तो उनका सिर्फ अब 10-15 बेड्स पे चला गया है। अब वो बाकी जो सारे पेशेंट्स हैं वो डेंगू फीवर के आ रहे हैं। यहाँ में काफी ज्यादा डेंगू ज्यादा हो गया है, तो उनके साथ चूंकि वो लोग डेंगू फीवर वो लोग कर रहे हैं, तो जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो यूजुअली हमें देखनी पड़ती हैं साथ। तो इन सारे अरसे में हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो जो जो भी पेशेंट्स मैनेज की उनमें हमें इतना प्रॉब्लम नहीं सामने आया, लेकिन एक पेशेंट बहुत क्रिटिकल हुई हमारी थर्ड ट्राइमेस्टर की, तो उसको हमें बहुत मुश्किल से शी सर्वाइव्ड एट लास्ट, और हमें सिजेरियन करना पड़ा उसका, वही अगेन फीटल डिस्ट्रेस के लिए, बट वो प्रीशियस प्रेगनेंसी थी और हम चाहते थे कि ना करें क्योंकि वो न्यू के बहुत ज्यादा मैं इसका बैठा हुआ हूँ सर, मैं बैठा हुआ हूँ। अनम्यूट करें अच्छा, इसकी बात। जी तो जी। हम इन्हीं, लेकिन अटेंडेंट्स का ये था कि यू हैव टू, वी वांट टू सेव द बेबी, सो हम गए उसके लिए, और वी हैड टू ट्रांसफ्यूज हर 18 पैक्स ऑफ प्लेटलेट्स, फ्रेश ब्लड, वी हैड टू ट्रांसफ्यूज हर 3 यूनिट्स ऑफ फ्रेश ब्लड ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन, क्योंकि जाहिर वो पीपीएच में चलेगी। बट एट लास्ट 2 to 3 days आईसीयू मैनेज हुई, एट लास्ट शी सर्वाइव्ड एंड हर बेबी बॉय वाज आल्सो सर्वाइव्ड। ये एक क्रिटिकल था, बाकी पेशेंट्स में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ अभी तक। तो थैंक यू ये कि हम वही प्रोफेसर। अगेन जिस तरह मैडम ने बताया कि मैनेजमेंट में हम यही कोशिश कर रहे हैं कि डिले करें, या फिर अर्ली तो हमारे पेशेंट्स आते नहीं है। डेंगू फीवर में यूजुअली वो रिपोर्ट इतना नहीं करते, आते हैं तो वो क्रिटिकल फेस में ही रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो फिर हम उन्हें कोशिश करते हैं कि डिले ही करें। तो ये हमारा वो था, इनसाइट था थैंक हमारे यू डिपार्टमेंट का। जी जी, थैंक यू प्रोफेसर मुनीर, इफ यू आर देयर, बायोलॉजिस्ट प्रोफेसर मोहम्मद मुनीर। जी सर, मैं हूँ। जी सर जी, कैन यू अपडेट अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ बट हाउ कैन वी हेल्प एज ए पैथोलॉजिस्ट? Thank you, Professor Mulazam Hussain Bukhari. Firstly, I'm sorry there were net problems. I couldn't join. I'll, update about the, the diagnosis and the pathogenesis of this disease. This is a RNA virus having different types of spikes, and it is a flavivirus, which is transmitted through the arthropods, along with the yellow fever virus and some other viruses. This virus is, when it enters the body, it attacks the dendritic cell and the macrophages, and it goes to the endothelial system and also attacks the bone marrow. Wherever you see you have the reticuloendothelial system, all those organs will be involved. And it causes pancytopenia, out of which you see the platelets, they are affected the most. And the first thing which we have in the CBC is the decrease in the platelet count, and we have to keep an eye on the platelet count. The second thing, which is very important, as everybody knows better than me maybe, there is vasculopathy. You have to keep an eye all the time on the hematocrit. I'm sure all the diagnosticians, the obstetricians, the medical specialists, they are aware of this fact. And in fact, it was the facet which was being neglected by some of the physicians. And when the Sri Lankan team, they updated, if there is increase in the hematocrit more than 25%, that's the time the patient is going into leaky phase. And that's the time you have to look for the evidence of leakage, like the ultrasound nowadays is a very good modality to know about the the leakage, but doing the pleural effusion and other things. So all the time we have to keep an eye on the hematocrit. And if it starts going, always you have to diagnose that the patient has gone into the leaky phase. The second thing which I want to share with all the participants is that
This may cause pancytopenia. All the cells count may go down. So far as the diagnosis, and of course, you see the organs like liver, there is affection of the liver and the liver enzyme, and they can go up as well. The diagnosis of this disease is most of the people firstly go for the platelet count, and that is a good indicator. But wherever you have the facility of testing for NS1, we should go for the non-structural protein test. And it is positive in all types of dengue fever, whether it is dengue 1, dengue 2, dengue 3, or dengue 4. One thing which I want to share, and in fact, I also shared in the last webinar, that is, you see, if one patient suffered from dengue 1 and later on is affected by dengue 2, this patient has got much more chances of going into vasculopathy and dengue hemorrhagic fever. That's why we suggested for carrying out a study, multi-center study, in which we can know that whether we have only one type of dengue virus prevalent in our society or multiple types. If there are multiple types, that will give us an indication that our patients will have more chances of going into dengue, vasculopathy, and dengue hemorrhagic fever. The second diagnostic test is testing for the presence of the IgM antibodies. And if they are positive, it means that the patient has got a recent dengue fever. Of course, you see the blood pressure and other things, the pulse pressure, they provide very good criteria for the management. Lastly, which I want to share, that there is a vaccine available nowadays for dengue fever. It contains all the, you see, the genotypes of dengue fever, and this is recommended for only those patients who are IgG negative. If there is a little suspicion or a history, confirmed history, that the patient has suffered from, you see, dengue fever, then you don't have to give this vaccine. Thank you, Professor So Munir. that's what. Thank you, Professor Agar Munir. Now, at the last, I will ask Professor Fareed Zafar. Professor Fareed Zafar is a principal of Amiruddin Medical College, Lahore General Hospital. Professor Fareed Zafar was also principal where I spent a beautiful time in Faisalabad. We spent at least 2 years, and Professor Fareed Zafar passed MBBS in Nishtar, and he has national and international experience. And first of all, we pray, Professor Fareed Zafar, thank you very much. Even you are suffering with fever and you are presenting your ideas. Allah Taala आपकी उम्र दराज करे, हम सब दुआगो हैं. Thank you, sir. Thank you, sir. Bismillahirrahmanirrahim. It was a very nice talk by Taiba, and it is good to see Dr. Kaisar Sajjad. और कैसर साहब ने और मैंने काफ़ी ज़्यादा फोरम्स इकट्ठे किए हुए और काफ़ी टाइम हमने इकट्ठे गुजारा हुआ है, डॉक्टर शेरशाह, डॉक्टर कैसर और मैंने. और इन्होंने जो फ्रॉम द फ्रंट इस वक्त पीएमए की तरफ से एक स्टांस लिया हुआ है, मेरा ख्याल है उसको एक प्रॉपर फुटिंग पे, तो अल्लाह इनको कामयाबी दे. और जो भी इनके बयानात आते हैं, जो भी ये फोरम्स पे इस वक्त बोल रहे हैं, वो मेरे ख्याल है बहुत सच्ची बातें कर रहे हैं. और सच्ची बात करने में भी इंसान को बहुत जुर्रत चाहिए और एक पर्सनैलिटी में दमखम चाहिए. तो एक तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा है. और इनके बेटे से भी मेरी मुलाकात हुई थी. वो बाय चांस एक X1 BMW PC कराची में एडवर्टाइज हुई थी, तो उनसे जब मीटिंग शुरू हुई तो फिर पता चला कि वो कैसर साहब के साहबजादे हैं. और कैसर साहब बहुत अच्छा गाते भी हैं. और इन्होंने और मैंने काफ़ी सारी मीटिंग जो एबटाबाद, अभी डॉक्टर सलमा कुनी पता नहीं है या नहीं है, उनके जो मेडिकल कॉलेज में फंक्शंस हुए उस पर कैसर साहब ने और मैंने और डॉक्टर शेरशाह ने बहुत उसमें अच्छे फंक्शंस भी हुए.
और अजहर जदून साहब खुद भी बहुत अच्छा गाना गाते हैं। वेरी गुड। हाँ, अच्छा ये जो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस फोरम। मैं आपके सामने एक एग्जांपल हूँ। मुझे 2010 में डेंगू हुआ, मुझे 2011 में डेंगू हुआ, मुझे अल्लाह अब फिर खैर आजकल डेंगू हुआ। दिस इज द अल्लाह थर्ड टाइम खैर आई एम हैविंग डेंगू। लास्ट ईयर मुझे कोविड हुआ था, आई वाज वेरी सीरियस, और मैं को 1 महीना आईसीयू में रहा था। तो एक्चुअली हमारे पास 250 पेशेंट्स आज भी हैं डेंगू के, जिसमें कुछ प्रेग्नेंट हैं, कुछ वैसे नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट्स भी हैं। इसको एक्चुअली शुरू में देयर वाज अ कंफ्यूजन बिटवीन कोविड एंड डेंगू, जिस वजह से ये ज़्यादा फैला। और फीवर जब स्टार्ट हुआ तो लोग इसको कोविड सोच रहे थे, और इसमें द इन्वेस्टिगेशंस, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस ऑफ कोविड, जिसमें फेरेटन आता है, एलडीएच आता है, सीआरपी आता है, और डी डाइमर। ठीक है, हो गया मेरा हो गया सर काम। सर अपना माइक बंद कर दे मुनीर साहब जी। जी सर। ये इन्वेस्टिगेशंस कोविड में भी रेज होती हैं, ये इन्वेस्टिगेशंस डेंगू में भी रेज होती हैं। तो शुरू में लोगों को जिनको फीवर हुआ उन्होंने साथ में ये ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराई, और वो कोविड ट्रीट होता रहा। बाद में पता चला कि इट वाज नॉट कोविड, इट वाज डेंगू। उस वक्त तक डेंगू फीवर बहुत ज़्यादा फैल गया। अच्छा, उसमें मैंने एक्चुअली 2012 में एक पब्लिकेशन की। अभी इस वक्त डेंगू बहुत ज़्यादा है, उसका डेटा हम इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि आई होप इट एंड्स बाय एंड ऑफ नवंबर, और वो फिर पब्लिश होगा। जो हमने 2012 में स्टडी की थी वो 25 पेशेंट्स थे उस वक्त, और वो ये तयबा ने ठीक कहा कि हमारे पास कुछ पेशेंट्स पहले आ रहे थे जो हम उनको हेल्प सिंड्रोम सोच रहे थे, और फिर उनका हमने टेस्ट कराया। और टेस्ट भी एक्चुअली पाकिस्तान में जिनको डेंगू हुआ, मैं उन पहले 4 लोगों में आई वाज द 4th वन जिसको डेंगू हुआ। और उस वक्त तक मुझे कोई 6 वीक्स बुखार रहा, और कोई मुझे टाइफाइड कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई। तो हेल्प सिंड्रोम के कोई केसेस आ रहे थे, फिर मैंने खुद कहा इसको देखो कि डेंगू ना हो, तो वो डेंगू निकला। अब इसमें ये कि जो आपका NS1 है, NS1 भी इमीडिएटली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डे नहीं आता, यूजुअली थर्ड डे ऑनवर्ड्स वो पॉजिटिव होता है। सो एक तो इफ यू हैव डन इट ऑन डे 1 और डे 2 एंड इट इज नेगेटिव, यू अगेन हैव टू रिपीट इफ यू आर सस्पेक्टिंग डेंगू। अच्छा, दूसरी इस जैसे कोविड में हुआ, इसने एक नई वायरस ने एक नया इसका मोड हमारे सामने आया, जिसमें ये कि इसकी भी म्यूटेशन शुरू हो गई, एंड नाउ मेनी पीपल आर कमिंग विद फीवर, और उनको साथ में प्लेटलेट्स भी लो हैं, लेकिन डेंगू NS1 उनका पॉजिटिव नहीं आ रहा। और फिजिशियंस ने इस पे बोर्ड्स भी हुए हैं, मीटिंग्स भी हुई हैं, एंड दे आर थिंकिंग इट इज़ अ म्यूटेशन ऑफ डेंगू, जो कि ये नहीं आ रहा, और ट्रीट उसको डेंगू लाइन पे ही कर रहे हैं। इसकी एक और फर्दर जो इस डिजीज़ ने अपना पैटर्न चेंज किया, many people are coming pregnant and non-pregnant, they are coming with encephalitis, and they are coming with ये जो मुनीर साहब ने अभी एक बात की, they are coming with liver problems। और हमारी डॉक्टर हैं गायनेकोलॉजिस्ट लैला, वो शी इज़ एडमिटेड इन इमरजेंसी टुडे। उनके जो LFTs हैं, AST और ALT, वो मोर देन 1500 हुए हैं, और उसके बाद उनको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, फिर उनको पेन स्टार्ट हो गई। सो इस डिज़ीज़ ने इस दफ़ा एक नया पैटर्न लिया, जिसमें ये लिवर को इफ़ेक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा, और साथ में एनकेफ्लाइटिस भी आ रहा है। और दोज पेशेंट्स हु आर गोइंग इनटू एनकेफ्लाइटिस, उनमें फिर यू हैव टू ऐड एंटीवायरल। और एक पेशेंट हमारी वेंटिलेटर पे भी गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो शी केम बैक, और उसको ट्रीट अच्छा ICU मैनेजमेंट हुआ, और शी हैज़ रिकवर्ड नाउ। इसमें जो प्रेगनेंसी की चीज़, क्योंकि ज़्यादा फोकस हम प्रेगनेंसी पे कर रहे हैं, प्रेगनेंसी की चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमने जो स्टडी की 2012 में, उस वक्त बिकॉज वी डिड नॉट हैव मेगा प्लेटलेट्स के जो बहुत ज़्यादा हर जगह पे नहीं थे, और वो इमीडिएटली आया एंड गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रोक्योरिंग। तो इनिशियली जो था वो वी वर हैविंग डिफरेंट ब्लड कंपोनेंट्स, कि अगर आपको मेगा प्लेटलेट अभी अवेलेबल नहीं है, और वो था भी एक्सपेंसिव, उनके बजट भी नहीं बने हुए थे, तो वी वर गिविंग, किसी को FFP दिया, किसी को हमने होल ब्लड दिया, किसी को पैक्ड सेल दिया।
और वो जब तक जाके ट्रीटमेंट स्टैंडर्डाइज हुआ एंड एवरीवेयर मेगा प्लेटलेट किट्स वर अवेलेबल, तो तब तक वो उस स्टडी में वो दोनों चीज़ें बीच में थी कि हमने कुछ पेशेंट्स को एफएपी दिए, कुछ को हमने सिंपल एक प्लेटलेट्स दिए जो कि मेगा प्लेटलेट्स नहीं थे, और कुछ को ब्लड कंपोनेंट्स दिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें ये थी कि हमने ये देखा कि अगर प्लेटलेट्स इफ लेवल इज मोर देन 80,000 तो वो पेशेंट पीपीएच में नहीं जाती थी। फिजिशियंस वर कंटिन्यूसली सेइंग, बिकॉज बुक्स हैव रिटन कि 50,000 अबव पेशेंट इज एब्सोल्युटली सेफ। और जो श्रीलंकन्स ने भी हमें आके कहा फॉर प्रेगनेंसी, दे सेड दैट अबव 50,000 पेशेंट इज एब्सोल्युटली सेफ। लेकिन हमारी जो स्टडी आ रही थी उसमें जिन पेशेंट्स का प्लेटलेट 80,000 से ऊपर था उनको हमें कोई एडिशनल चीज नहीं करनी पड़ी। बट इफ प्लेटलेट्स वेंट बिलो 80,000 तो हमें उसका एक्स्ट्रा बहुत कुछ करना पड़ा। और अगर प्लेटलेट 50,000 से नीचे गया तो फिर नेचुरली उसका अभी हमारे पास 2 days ago a patient came, she was in shock और उसके प्लेटलेट्स जो है वो 8,000 थे और वो शी वाज अबाउट टू डिलीवर, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल ने शिफ्ट किया, उसको हमने डिलीवर किया और वो उसके बाद वो कोमे में चली गई एंड शी ब्लड और शी कुड नॉट सर्वाइव। हमने आईसीयू मैनेजमेंट और मेगा प्लेट सारा किया लेकिन वो बिल्कुल एंड स्टेज पे आई। सो आई थिंक अगर जो और नेचुरली थर्ड ट्राइमेस्टर इज नॉट सेफ एंड इफ वी हैव टू डिलीवर द पेशेंट, ये आप कई दफ़ा डिले कर सकते हैं। कई दफ़ा सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि पेशेंट लेबर में चली गई है और लेबर रुक नहीं रही या अंदर उसको इंटरनल ब्लीड हो रहा है, यू कैन नॉट वेट, सो यू हैव टू अरेंज मेगा प्लेटलेट्स। अब जो ट्रीटमेंट स्टैंडर्डाइज हो गया, दे आर सेइंग कि यू आइदर गिव पैक्ड सेल और यू गिव होल ब्लड और यू गिव मेगा प्लेटलेट्स, होल ब्लड और पैक्ड सेल, ये 3 चीज़ें आप दें। और मेरा ओपिनियन ये है कि अभी हमारी जो स्टडी इस दफ़ा चल रही है वो दिसंबर में हम उसको पब्लिश करेंगे। मेरा ओपिनियन ये है कि इसको 80,000 से फॉर डिलीवरिंग एंड फॉर सेक्शन उससे ऊपर रखें। दूसरी बात तैयबा ने ठीक की कि स्पाइनल इनके लिए सेफ नहीं बिकॉज दे कैन ब्लीड। सो बाकी जो इसका फ्लूइड मैनेजमेंट है वो नेचुरली यू हैव टू इन्वॉल्व फिजिशियन, और उसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मे बी प्रेगनेंसी में उस तरह पता नहीं चलती कि वेन एवर यू आर सस्पेक्टिंग कि इसका हेमाटोक्राइट बढ़ गया और इसमें 2 वो टेस्ट करते हैं, एक टॉर्निकी टेस्ट करते हैं और एक दूसरा टेस्ट है जिससे वो फिंगर को प्रेस करके देखते हैं। तो इन चीज़ों से अगर आपको लगे कि ये पेशेंट इज़ प्रोसीडिंग और या उसकी कोई पटीकी डेवलप हो गई है या उसका एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, पेन है, तो यू गो फॉर अल्ट्रासाउंड्स। एंड अल्ट्रासाउंड के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि एक एसाइटिस आपने देखनी है, दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू सी प्लूरल एफ्यूजन ऑल्सो, जो कि जनरली हम लोग उसमें मिस कर जाते हैं। तो और पेशेंट अगर लेटी हो तो उसमें प्लूरल एफ्यूजन जनरली पता नहीं चलती, पेशेंट को आपको बिठा के फिर अल्ट्रासाउंड करना चाहिए तो उसमें प्लूरल एफ्यूजन पता चलता है। तो और मेगा प्लेटलेट्स की फैसिलिटीज जनरली अब हर जगह है, तो इस वजह से एक तो अवेयरनेस हमें ये करनी चाहिए कि people, especially pregnant women, if they have fever, they have to report immediately, ताकि उसका हम देखें कि ये लीकी फेज में तो नहीं जा रही, इसके एलएफटीज तो ऊपर नीचे नहीं हो रहे, कोई हेमरेजिक उसमें तो नहीं जा रही, इसका फ्लूइड मेंटेन करना है, इसकी सीबीसी कितनी है। वैसे जनरली तो 10,000 7,000 पे भी अगर प्लेटलेट्स चले जाते हैं तो वो फिजिशियंस नॉर्मली मेगा प्लेटलेट्स नहीं दे रहे अनलेस के उसमें सिम्टम्स डेवलप होने शुरू हो जाएं, जो कि पेन है या पटीकी है या दूसरे 2-3 टेस्ट मैंने बोले हैं वो हों, तो वो नहीं देते उसमें। लेकिन जनरली प्रेगनेंसी में आपने क्योंकि उसको डिलीवर करना है और उसका पीपीएच का डर है, इसलिए प्रेगनेंसी का थोड़ा सा डिफरेंट है। और प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं हुई। वर्टिकल ट्रांसमिशन पे तैयबा ने बोला, उस पे कंट्रोवर्सी आ रही है। जिन कंट्रीज़ में ये डेंगू बहुत ज़्यादा है वो कह रहे हैं कि वर्टिकल ट्रांसमिशन कम है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो कह रहे हैं कि वर्टिकल ट्रांसमिशन कम है और वो 1.6 और 2% बोल रहे हैं। लेकिन सीडीसी जहाँ पे अभी ये नहीं है डेंगू उन कंट्रीज़ में, वो उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन में दिया हुआ है कि ये ट्रांसमिट होता है बेबी को और ये प्रॉब्लम्स भी काफ़ी करता है। लेकिन जनरली बेबी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता
इसमें प्रीमेच्योरिटी हो सकती है, इसमें IUGR हो सकता है, वो तय्यबा ने चीज़ें बताई। लेकिन इसकी वर्टिकल ट्रांसमिशन पे इस वक्त एक कंट्रोवर्सी आ रही है, और उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि जिन कंट्रीज़ में डेंगू है वो कह रहे हैं कि इतनी नहीं है, जिन कंट्रीज़ में डेंगू नहीं है वो कह रहे हैं कि होती है। तो इस पे कोई और कोई क्वेश्चन आंसर कोई इस तरह है तो वी कैन थैंक यू टेक, प्रोफेसर और फरीद आगे। सर, थैंक यू। पिछले फोरम पे एक सवाल हुआ था और उसमें बिल्किस शबीर भी मौजूद हैं। Same, one of my niece was admitted in COVID. I called Professor Bilkis Shabir. उसको नहीं पता था कि she was suffering with pulmonary infusion और वो लीकी फेज में थी, but she was mismanaged और खैर अल्हम्दुलिल्लाह I called Professor Bilkis Shabir. If Professor Bilkis Shabir, you are there, can you explain this case, very critical case that you admitted there, and she was missed her pleural effusion and leaky phase. Dr. Bilkis Shabir, are you there? Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum. First of all, great to see you, sir. And I remember last week at this time we were talking about dengue and dengue hemorrhagic fever and dengue shock syndrome. And the very same afternoon, you called me to contact your niece, who's living in Lahore. And when I contacted her, I video called her, and she was dyspneic. So a young girl, 25 years of age, and she was very dyspneic and very lethargic. And her complaint was that my fever is off since yesterday, and since yesterday, I'm feeling worse than before. So I called her immediately to Mayo Hospital, and she came within a period. First, she was reluctant in coming, और उसका पहला था कि मेरा तो बुखार ठीक हो गया है, तो मैं अब ठीक नहीं हो जाऊंगी. So people and patients and all of us go into a state of denial कि हम तो अब ठीक हो रहे हैं. ये कोई भी बीमारी हो, कोई भी न्यूज हो जो कि आपको अच्छी ना लगे, the first thing is that you go into denial. तो इसको कन्विंस करना पड़ा कि अल्लाह करे आप ठीक ही हो, but there's no harm in getting yourself checked. In the meanwhile, she was being given fluids, orally भी उसको encourage किए हुए थे, और जब हमने उनको देखा तो ना सिर्फ she was in the leaky phase, she had bilateral pleural effusion. This was last Sunday. The next Monday, when I saw her in the afternoon, she was not only dyspneic, but she had also signs of pleural effusion, plus also bilateral basal crackles, which I shared with Professor Malazan. We immediately got the cardiac markers done. So Professor Fareed Zafar just talked about the dengue expanded syndrome. He talked about his patients with raised transaminitis, raised liver enzymes. He talked about a patient whom he admitted recently with encephalitis. This patient, I shared with Professor Malazan Hussain that I'm getting her cardiac markers done. And what came out was CPK was elevated. So we immediately managed on lines of possible myocarditis, thinking of being very careful as to regarding her fluid management, as Professor Tayyiba very pertinently talked about, whether pregnant or non-pregnant, the fluid management is the key to recovery. The correct fluid management, the correct monitoring in a dengue hemorrhagic phase, leaky phase, or shock syndrome. So, Alhamdulillah, by the grace of Allah Almighty, we were able to manage her fluid correctly, but then she developed bleeding from certain places. So it was mild epistaxis. It was mild hematuria. She was catheterized and she was having a lot of discomfort. In fact, she, requested me if she could have her catheter out, but we had to be a little pushy about it, and we had to console her. Nahi nikal sakta, because we are very careful about your fluid management, and it would be risky for you to go to the washroom or even to get up from the bed in order to have a bedpan or bedside commode. So that was something. So hematuria was basically that. Alhamdulillah, her platelets did fall,
but we did not require a transfusion. So my message here, one of the messages would be that this is a little different when you are talking about a non-pregnant male or female, and you are not planning any emergent surgical procedure, that we have treated patients with platelets as low as 0 without transfusing them. So there's a high threshold for platelet transfusion. The only indication I repeat, is an overt bleed, which is intractable. So little epistaxis, which is, treated with local remedies, that is fine. So we just caused a little pressure on the little's area, and she was all right. But when the bleed is intractable, or when you are planning a surgical procedure like a delivery, then as Professor Farid and Professor Tayyiba pointed out, platelets are required. So otherwise, platelets are usually never required in dengue fever until unless there is bleed. The only thing which should really, raise red flags and red markers is, I really appreciate how Professor Tayyiba was, I joined late, but I could hear a part of a lecture that she talked very pertinently about the red flags. So 1, the fall in the pulse pressure, 2, tachycardia, 3, capillary refill time, 4, presence of the leaky phase in form of thickening of the gallbladder wall, pleural effusion, or ascitic fluid, rather ascitic fluid first and then pleural effusion, and then decrease in the urinary output. All these signs were seen in the niece of Professor Mulazim. I would not name her. And that was how she was picked up. Alhamdulillah, she's discharged and she's at home now. And another thing I would like to mention over here is that somebody asked about fetal lung maturity. I just would see a question. I think Professor Tayyiba and Professor Farid would answer it better. But in my opinion, when you come across, when you have to balance between the health of the mother and the health of the child, as Professor Tayyiba has pointed out, we always look for the well-being of the mother. So steroids are not indicated in any stage of dengue hemorrhagic fever, neither are immunoglobulins. They have no role in either the leaky phase. It was initially tried and tested, and it has proven a failure. And so this is all I wanted to add. Yes, and dengue expanded syndrome, this was a patient which she did enter into some stage of myocarditis, which was alhamdulillah, it settled. The dengue expanded syndrome can also include, we are seeing a case of pancreatitis presenting with diabetes mellitus for the first time during dengue. Encephalitis, Dr. Farid Zafar talked about thyroiditis. And then GPS, Guillain-Barré syndrome, that's post-COVID ascending type of polyneuropathy 2 to 3 weeks after the onset of fever. These are dengue expanded syndromes. These are self-limiting, and they require the supportive treatment for these specific diseases. Thank you, Professor Balkis Shabir. And one of my question that Professor Nizami is not here. He is asking many times in last webinar. My question to Professor Tayyiba and Professor Farid Zafar. There is one patient who was admitted in Ittifaq hospital, and she was in last trimester, I think 3rd trimester. And she was suffering not only with the dengue, but also she was suffering with the COVID. And it was very difficult for her to decide the management about the corticosteroids and other things, because if we go on one way, giving the steroid and the anticoagulants, it is definitely there is a danger of the amyloid. So what Professor Tayyiba, if you are there, and then Dr. Farid, you will explain how will you manage a pregnant woman suffering with both diseases? Thank you very much, Dr. Mulazim. It's really troublesome. I can imagine the dilemma of not only the patient, but the treating physician and treating gynecologist, obstetrician, both.
क्योंकि आप देखिए कि if the patient is suffering from and she needs steroids, and sometimes steroids are needed for lung maturity as well, and thus 1 to 2 injections of steroids are needed for the well-being of the fetus, and you have to save, obviously if the patient is with the fetus you have to save both. But I think in that case need to be individualized, and it has to be discussed with the physician and individualized according to the serum markers, according to the according to the critical phase, and according to the condition of the patient. And only then we can advise whether we can give steroids or not. So it is not to be taken as a general patient. I think physician has to be on board, because on considering all the situation of the patient, only then we can decide that how much steroids can be given and how much will be safe for both sides. That's my. Sir, I would like to add something as a physician here, that as far as steroids in COVID otherwise are concerned, their use has been limited to where the oxygen saturation is getting affected and the patient is going into the critical phase, by definition, meaning that is not able to maintain the oxygen saturation to more than 90 by 10 liters of oxygen or more. So if we have to weigh out, as Professor Tayyiba has very clearly said, we have to weigh out which situation is more, we'll stick to the same policy, even if there is co-infection. And we are, by the way, seeing a number of cases at Mayo, especially with co-infection of dengue and COVID. This is a strange scenario we talked about in the previous webinar as well. There are various types of co-infection, enteric and COVID, and enteric and dengue, and God knows what else. So, but dengue and COVID, so the oxygen saturation would be the key marker for us to decide whether to give steroids or not. And in the long run, our gynecologist colleague would agree with this, that we have to save the life of we have to try to save the life of the mother when it comes to, you know, the fetus and the mother. So the oxygen saturation is the key point where we decide whether to go for, and the same is true for Actemra. There have been cases of pregnant COVID where we had to give Actemra because the patient was not, you know, very, in fact, we lost those 2 patients where we did give Actemra with COVID pregnant, and we lost them because, you know, it's a bad prognostic, not pregnancy itself, either in dengue or COVID. Professor Fareed Zafar, what are your comments? This lecture, this webinar is being recorded for the final year MBBS students, and Professor Shafaq is here. We will be honored that we will send this webinar to our final year students. Professor Fareed Zafar, this is a very important question that I asked, how you will manage. Even now, another adding Professor Bilqis, that Actemra can be advised if the patient is suffering with both diseases and in final third trimester. देखें जी, इसमें there's a catch. Number one, we have to save the mother, and we have to save both. लेकिन अगर हम priority में देखें तो naturally we have to save the mother and then we have to save the baby. हमारी कोशिश होती है that we want to save both. When you have COVID plus dengue, the problem is in pregnancy, the D dimers are already deranged. Pregnancy में D dimer वैसे ही ठीक नहीं आ रहे होते. आप जब भी D dimer कराएंगे, they are already raised. So वो आपको एक in pregnancy कोई आपको accurate picture वो वैसे भी नहीं देगा. So ज़्यादा आपका clinical उसके ऊपर चलता है. Steroids, if pregnancy is precious, let's say patient has conceived after 10 years, ये उसकी normal routine pregnancy नहीं है, and she is 24 or 25 weeks, और हमें लग रहा है कि patient को, क्योंकि she has both the diseases, the chance is that this patient will definitely go into preterm labor. ये patient कभी term तक नहीं जाएगी. Naturally, you have to keep physician on board, but as an obstetrician and gynecologist, we want that these kind of patients should have take-home baby also. ये उसने 10 years के, because I'm an IVF man, patient ने 10 years के बाद conceive किया,
और कंसेप्शन के बाद उसका अनलकीली अनफॉर्चुनेटली उसको डेंगू भी हो गया और कोविड भी हो गया। ऐसे पेशेंट्स डेफिनेटली प्री टर्म लेबर में जाते हैं और हमें उसको एंटिसिपेट करना होता है कि हमें उसको मैनेज करना है कि बेबी जब डिलीवर होगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन ये था कि स्टीरॉयड फीटल मैच्योरिटी के लिए देने या नहीं देने, क्वेश्चन आपका ये था। तो उसमें इन एनी केस आपको कुछ ना कुछ स्टीरॉयड्स देने होते हैं ताकि बेबी की लंग मैच्योरिटी बेहतर हो जाए, कि अगर वो प्री टर्म आपने उसको डिलीवर करना है। और स्टीरॉयड जब आप देंगे वो उसको तो हेल्प करेगा कोविड को, लेकिन वो डेंगू के लिए उस तरह से ठीक नहीं है। और जो ब्लड थिनर्स हैं वो इन एनी केस डी डाइमर्स वगैरह जो हैं वो ऑलरेडी प्रेगनेंसी के इतने सेफ नहीं है, और डेंगू में वो दे आर नॉट एडवाइजेबल कि आप डेंगू के पेशेंट को मैं उसको बिल्कुल ब्लड थिनर नहीं दूंगा। और मे बी कोविड के और जो अदर मैनेजमेंट्स हैं और वी विल गिव हाई डोज स्टीरॉयड्स, या वो देख लेंगे इसको किस तरह से, इसकी सैचुरेशन कितनी चल रही है, ऑक्सीजन पे कितना है। प्लस यू नो एक्टेमरा इज नॉट अवेलेबल इन होल ऑफ द वर्ल्ड नाउ, और एक्टेमरा आएगी आपका दिसंबर में। इस वक्त एक्टेमरा अवेलेबल पूरी दुनिया में नहीं है। दुबई में कुछ लोगों के पास है, वो किसी न किस तरह ला रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। तो आप पास जो दूसरे ऑप्शंस रह जाते हैं, एंड यू थिंक दिस पेशेंट इज टोटली स्लिपिंग आउट ऑफ योर हैंड्स, तो फिर उसको आपको सेव करने के लिए कौन सी डिजीज ज्यादा उसके ऊपर असर कर रही है उसको नेचुरली आपको मैनेज करना पड़ता है। और इसमें साथ साथ उसके प्लेटलेट्स भी आपको देख, अभी हमारे पास बल्कीश शबीर ने अभी कहा मायोकार्डिटिस का, हमारे पास प्रोफेसर अस्मा गुल गायनी की प्रोफेसर हैं, शी वाज एडमिटेड इन LGH, उनको डेंगू भी था और उनको कोविड भी था, और उनको साथ में मायोकार्डिटिस भी हुआ। मैंने अभी आपको जो अल्ट्रासाउंड का कहा, उनको अल्ट्रासाउंड पहले लिटा के किया गया तो प्लूरल एफ्यूजन नहीं आया, उसके बाद हमने उनको बिठा के किया तो प्लूरल एफ्यूजन आया। तो उनको मायोकार्डिटिस चल रहा था, ये डिसाइड नहीं हो रहा था कि शुरू में वो पहले घर में ट्रीट हो रही थी कि कोविड है या उनको डेंगू चल रहा है। उन्होंने NS1 कराया, पॉजिटिव आया। जब इधर आई फिर उस वक्त कोविड के भी टेस्ट हुए, और क्योंकि मार्कर्स दोनों में रेज्ड हैं, ये मैंने आपको पहले भी कहा, डी डाइमर भी, फेरेटिन भी, ये सारे दोनों में रेज्ड हैं, एक कन्फ्यूजन चल रहा था। फिर हमने कोविड पे कंसंट्रेट किया, उनके वो भी पॉजिटिव निकला। सो इस तरह के एज एन ऑब्स्टेटिशियन हमारे पास रूटीन के केसेस नहीं आ रहे होते, हर केस की एक अपनी नौइयत होती है और उसको उसके मुताबिक ट्रीट करना होता है। अगर वो क्लोज टू डिलीवरी है, अगर वो टर्म तक पहुंच गया, लेट से उसने 35 वीक्स क्रॉस कर लिया, हमारी कोशिश होती है कि हम उसे 37 वीक्स तक ले जाएं। जो फुल टर्म है वो 40 वीक्स होता है, लेकिन 37 के बाद बेबी सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर वो 35 क्रॉस भी कर गया और आपने पहले उससे थोड़े बहुत स्टीरॉयड्स के शॉट्स दिए, तो जनरली हम उसको, ऐसे पेशेंट को आगे नहीं ले जाएंगे, फिजिशियंस के साथ डिस्कस करेंगे, एंड इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच द बर्डन ऑफ द डिजीज इज। एंड इफ दे सजेस्ट कि डिजीज बर्डन ज़्यादा है और ये आगे डिटीरियोरेट हो रही है, तो नेचुरली उसको हमें फिर डिलीवर करना होता है, और वो वी ट्राई नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल नहीं होगा तो फिर उसको हमें किसी न किसी तरह सेक्शन करना पड़ता है, लेकिन हर केस एक डिफरेंट निकलता है, ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है। Thank you, Professor Farid Zafar. There are a lot of messages for you, Dr. Taiba and Professor Farid Zafar. They all are praying for your long life. Professor Rashid Saab, you want to ask the question? You are raising hand, Professor Rashid Saab. मुलाजिम साहब, मैं एक छोटी सी बात कर लूं? जी मैडम, जी मैडम। I really want to appreciate बिल्किस आपके फोरम से। मैं बस हम ऐसे कोविड में फंसे कि कभी मिलने वाले हालात नहीं रहे। बिल्किस has done a lot of जिसे कहते हैं ना काउंसलिंग ऑफ पब्लिक, आपने भी इस पे बहुत काम किया है। मैं आप दोनों को रियली बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। और जितने आपने सारे बनाए फोरम्स और इतने इंफॉर्मेटिव थे ऑल पब्लिक के लिए, मतलब मेरी कई फ्रेंड्स ने, हम स्टूडेंट्स, हम इर्द गिर्द इतने शेयर किए, तो अल्लाह ताला आप दोनों को जज़ाए खैर दे। और आई एम रियली फुल ऑफ एप्रिसिएशन फॉर यू एंड बिल्किस। ये मैं एक्नॉलेज करना चाहती हूँ। Dr. Rashid, can you are raising the hand, Dr. Rashid, Professor Rashid, really, right, sir. this forum is being recorded for the final year MBBS students, sir. Right. Sir, being the family physician for the last 30 years,
और मैं पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन का पेशावर का प्रेसिडेंट भी हूँ। तो एक तो मैं ज़रा इसमें आपको जनरल प्रैक्टिशनर फैमिली फिजिशियन का डायलेमा बता दूँ कि पेशेंट एडमिशन से बहुत रिलेक्टेंट होते हैं। दे आर क्लियरली हेडिंग टुवर्ड्स दी डेंगू शॉक सिंड्रोम और डेंगू हेमरेजिक सिंड्रोम, और वो कहते हैं नहीं हमें अस्पताल में मार देंगे। तो दे आर रिलेक्टेंट, एक बहुत बड़ा इशू है। जो मेडिकल स्पेशलिस्ट यहाँ बैठे हैं फिजिशियन से एक क्वेश्चन है कि वी आर सीइंग दैट अ पेशेंट इज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द लीकी सिंड्रोम, उनका जो हेमेटोक्रिट है वो 20% से ज़्यादा हो रहा है और उनका पल्स प्रेशर 20 हो जाता है, बट दे आर हाइपरटेंसिव आल्सो। तो 140 120 120 बाई 100, तो ऐसे पेशेंट्स को जो कि हाइपरटेंसिव हैं और डायबिटिक भी हैं अगर, तो और उनका पल्स प्रेशर कम है, हेमेटोक्रिट ज़्यादा हो रहा है, हाउ टू मैनेज द फ्लूइड इन दैट केस। और उसके बाद एक और सवाल भी है लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रा ये बता दें। जी डॉक्टर तैयबा, कैन यू रिप्लाई दिस क्वेश्चन? प्रोफेसर तैयबा और प्रोफेसर फरीद। जी मैडम। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि सर ये जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है इट इज मोर रिलेटेड टू लीकीज, ही शुड बी आंसरिंग। Yeah, sir, I would love to answer it. Sir, first of all, it should be made very clear, and we did that in the last discussion as well, that our first line of defense in fluid management are crystalloids. So 0.9% normal saline is the first. But as Professor Rashid has mentioned, there are certain circumstances like patient is already retaining fluid. For example, patient is hypertensive, patient is having chronic renal failure or an underlying chronic liver disease. In these occasional cases, we may need to shift. First of all, we'll start off with point normal saline according to that formula, which everybody knows, maintenance fluid plus 5% of the body weight. We calculated and it amounts to about, for an adult, we'll just stick on to the adult because all of us are adult physician. In adults, it sticks on to about 4.6 liters over the next 48 hours of the critical phase. Now, this 4.6 has to be given again, I would repeat, over the next 48 hours. And this can be more than 1/2 in the first 24 hours, less than 1/2 in the first 24 hours, or 1/2 in the first 24 hours, depending on the urinary output. And the urinary output, I would strictly say, should be 0.5 cc per kg per hour to 1 cc per kg per hour, not less, not more. So if I'm talking about a 60 kg weighted individual, it should be minimum 30 to 60 cc per hour. If it is more than that, I have to reduce the fluid. If it is less than that, I have to increase the fluid. The choice of fluid can be modified to half normal saline. Now, half normal saline, at least in Punjab, I'm 100% sure, it comes in the formulation of half person normal pediatric solution, half person normal dextrose saline. It does not come as half person normal saline. So what we do is, in those rare situations, we neutralize the dextrose either in form of giving insulin within the infusion or giving a separate insulin infusion, which I always am more comfortable with, or giving insulin in addition in bolus dosages according to the fluid and the blood sugar which is being given. So half normal saline is the answer to what you are saying. And this is true for all cases where we have to give fluids. They are the key role in management, and we cannot give 0.9% normal saline. For example, patients going into diabetic ketoacidosis, non-dengue patients. So the treatment is half normal saline in those situations. But I'm sure about in Punjab, half normal is not available. Pediatric solution available hai, half normal dextrose saline. So हमें थोड़ी सी difficulty पड़ जाती है. And then but उसका answer ये है कि हमारे पास शुक्र है कि इंसुलिन होती है तो हम उसको न्यूट्रलाइज उस तरह कर देते हैं. और प्रोफेसर बिल्किस ये जो लीकेज है दैट इज इसमें एंडोथेलियल इंटेग्रिटी कंप्रोमाइज हो जाती है ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, एंड देयर आर सम these micronutrients like calcium, vitamin C,
दे प्रोटेक्ट द एंडोथेलियम, तो कैल्शियम विटामिन सी देने का या विटामिन के एज क्लॉटिंग फैक्टर इंक्रीज करने का इनका कोई रोल है लीकेज को प्रिवेंट करने सर में? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा. It's a very very intelligent pertinent question. Sir, what happens is there's attack of the cytokine. It has been described beautifully by our teacher, Professor Munir Saab. What happens is there's a release of the cytokines. These cytokines, they attack on the intercellular junctions between the endothelial cells lining the blood vessels. Now, these junctions are disrupted and the fluid from the intravascular compartment is leaking into the extravascular space and collecting within the blood. Madam, tumor necrosis factor. This is yes. Tumor necrosis factors, interleukins, cytokine. Yes, you talked about tumor necrosis factor. Professor Malazim has talked a lot and taught us a lot about these chemomediators. So the disruption is at the level of the intercellular junction, where the fluid is leaking into the third spaces. Now, this is where the attack is. Now, there's no role in vitamin C in preserving these junctions. There's no role of zinc. There is no role of vitamin K at all. There's no role of transamine. So be very clear that these are the disrupted intercellular junctions, and they would automatically repair after a period of typically 48 hours and maybe 72 hours in some cases. That is why the best thing about COVID is that आज इस वक्त मैंने पिक कर लिया, जैसे मुलाजिम साहब की जो नीज थी उनको हमने टाइमली मुलाजिम साहब ने पिक कर लिया कि शी इज इन द लीकी फेज, शी इज गेटिंग डिस्निक, उन्हें इमीडिएटली क्लिनिकल उनकी सेंस जागी and we admitted her for the next 48 hours, and alhamdulillah after 48 hours she was in the private room, and alhamdulillah after monitoring of 24 hours she was at home. The reason is that the good news about dengue is that this leaky phase typically 48 hours ही stay करती है. This is unlike COVID. COVID में ये है कि यही disruption होती है, इसमें थोड़े से chemomediators different होते हैं, लेकिन ये दुनिया जहान की आपके blood vessels को involve करता है. There's endothelitis, but the thing is कि उसमें आपकी कोई time duration नहीं है. डेंगी का ये है कि आपने वो पिक कर लिया, अब आपने एक मॉनिटरिंग चार्ट जो कि DIAC की वेबसाइट से सर आपको मिल जाएंगे. They are wonderfully designed. मैं फैसल मसूद साहब को दुआ भी देती हूँ और सलूट भी करती हूँ. अल्लाह ताला उनको जन्नत में सबसे ऊंचे मुकाम पे जगह दे. उन्होंने ये डिजाइन किए थे along with the guidance by the Sri Lankan team कि वो उन्होंने hourly basis पे उसमें मॉनिटरिंग है, वो हम मेयो में हर जगह यूज कर रहे हैं. और उसमें एक हाउस ऑफिसर या एक इवन जो मेडिकल ऑफिसर जिसको कोई ट्रेनिंग नहीं है, उसको अगर हम छोटी सी ट्रेनिंग दे दें ऑफ 1 hour के भी आपने ऐसे मॉनिटर करना है, दे कैन डू इट. एंड जहां रेड फ्लैग्स उसको नजर आए, आउटपुट कम लगा, ब्लड प्रेशर, पल्स प्रेशर, ये 2-4 चीजें हैं जो देखनी है, तो इमीडिएटली उसने हमें बता दिया. सो सर इसमें कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इसमें इन चीजों का कोई रोल नहीं है. थैंक यू वेरी मच. प्रोफेसर मुलाजिम साहब एक चीज पे आप कमेंट करेंगे, ये जो ब्लड वैल्यूज हैं प्लेटलेट और MPV वगैरह, खासकर TLC, ये ऑटो एनालाइजर में और मैनुअल में कोई रिलायबिलिटी डिफरेंस है? मैनी पैथोलॉजिस्ट आर सेइंग कि जो मैनुअली हम करते हैं वो ज्यादा रिलायबल रीडिंग है एज कम्पेयर टू द ऑटो एनालाइजर. ऐसी कोई बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं है इस तरह का. और बल्कि मैं ये सवाल ही, मेरी 2 स्टूडेंट्स बैठी हैं, प्रोफेसर तैयबा, ये सवाल उनका है, मैं कहूँगा कि वो खुद पूछें. जी डॉक्टर रमशा, और एक डॉक्टर जेनिश का सवाल है आप पे, प्रोफेसर तैयबा आपके लिए. मैं वो सवाल खुद पूछें बेटा. जी खुद पूछें बेटा, आप सवाल खुद पूछें. यही सवाल जो आपने पूछा है ये उन्होंने पूछा है. डॉक्टर जेनिश का सवाल था. जी डॉक्टर जेनिश, आप आज सवाल पूछें बेटा कि अगर बच्चा अगर एक बच्चा पैदा होता है ऐसी माँ से जिसको डेंगी है, तो उसके प्लेटलेट क्या कम होंगे? एक सवाल तो यही था. और दूसरा यही सवाल डॉक्टर एक 4th ईयर की स्टूडेंट है. जी बेटा आप पूछो, आपको अनम्यूट करो. रमशा अनम्यूट करो. जी आप सवाल मुझसे पूछा. जी पूछो बेटा सवाल.
अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सारी मैनेजमेंट्स में जो भी डिफरेंट पेशेंट्स भी थे, सब मतलब मोस्टली ये बोल रहे थे कि मेगा प्लेटलेट्स। तो प्लीज इसको ब्रीफ कर दें कि मेगा प्लेटलेट्स किस तरह, मतलब इसको सारे जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब सब पेशेंट्स में यही कह रहे थे कि मेगा प्लेटलेट्स अरेंज होने चाहिए। तो ये किस तरह काम करेंगे और क्या कौन कौन से सिम्टम्स को मैनेज करेंगे? जी जी मैडम तैयबा, जी ये दोनों असल में सवाल एड्रेस करें। जी जी जो रमशा आपका क्वेश्चन है ना, प्लेटलेट्स की जो ट्रांसफ्यूजन है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटेड है उस सूरत में जब आपने डिलीवरी करनी है और प्लेटलेट्स लेस देन 50 हैं, 50,000 से कम जब प्लेटलेट्स रह जाएंगे और आपको डिलीवरी एमिनेंट है, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी आपने सिजेरियन सेक्शन करना है पेशेंट का और उसके प्लेटलेट्स फॉल कर गए हैं या लेबर में। देखिए पहली बात तो हमने आपको ये बताई कि प्लेटलेट्स रूटीन में इंडिकेटेड नहीं है, they are not indicated as a routine management of any dengue hemorrhagic fever if even in pregnancy। इंडिकेटेड कहाँ है? जहाँ पे आपको डिलीवर करना पड़ रहा है पेशेंट को और आपको या नॉर्मल डिलीवरी से डिलीवर करना पड़ रहा है, और हर नॉर्मल डिलीवरी एज यू नो इज नॉट 100% अ नॉर्मल डिलीवरी। पेशेंट जब लेबर में चला जाता है तो हमें पता होता है कि इसका सेक्शन भी हो सकता है, ये थोड़ी है कि वो हर हाल में नॉर्मल डिलीवर होगा, ठीक है। सो इफ शी इज गोइंग इनटू लेबर विद लो प्लेटलेट काउंट लेस देन 50, ओनली देन इट इज इंडिकेटेड कि आप लेबर का कवर दे लें। और आपको ये अच्छी तरह पता है कि जो प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट आप लगाते हैं, प्लेटलेट का यूनिट, वो हार्डली persists there for at least only 4 to 6 hours, ठीक है। तो उस टाइम के लिए आप चूंकि पेशेंट का बहुत चांस है कि वो ब्लीड करेगी इन डेंगी हेमरेजिक क्रिटिकल फेज में, अगर वो डिलीवर हो रही है तो शी इज एवरी चांस दैट शी इज गोइंग टू गो इनटू पीपीएच। तो दोनों को कवर करने के लिए आपको प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट देने हैं, अदरवाइज आपने नहीं देने। पहले सवाल का जवाब ये है। दूसरा सवाल था मैडम इसी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। का मेरा इन्हीं बच्चों का एक सवाल ये भी है कि व्हाट इज मेगा प्लेटलेट, ये भी बता दें व्हाट इज मेगा प्लेटलेट, क्योंकि अच्छा, बुनियादी प्लेटलेट, सवाल है बच्चों का। जी हाँ, मेगा प्लेटलेट, वैसे तो ये मुलाजिम साहब आप ज्यादा मेरे से बेहतर बता सकते हैं बीइंग अ आप बताएं। पैथोलॉजिस्ट क्या है मेगा प्लेटलेट्स। लेकिन मेगा प्लेटलेट्स को दो, मतलब जो प्लेटलेट की आपकी मेगा किट बनती है ना, वो 4-5 डोनर से बनती है, ठीक जी है। जी उनके बिल्कुल। प्लेटलेट्स मोर देन, और उनमें भी ब्लीड उनके लिए जाते हैं जिनके प्लेटलेट्स मोर देन 2,50,000 होते हैं। उनका किट, उनमें से 4-5 को मिला के एक मेगा किट तैयार की जाती है और प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट्स, और उसको ट्रांसफ्यूज किया जाता है टू गिव द मैक्सिमम बेनिफिट टू द पेशेंट। बहरहाल मुलाजिम साहब कैन। दूसरा सवाल बिल्कुल ठीक है। दूसरा सवाल थैंक यू कि मैम, क्या थैंक यू। दूसरा क्वेश्चन था कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इन पेशेंट्स है कि नहीं। इस पे मैंने आपको बताया सीडीसी तो कहती है कि सबको वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है डेंगी हेमरेजिक फीवर में जब पेशेंट डिलीवर होता है। इस पे जो सिस्टमैटिक रिव्यू आया है 2020 का, उसके अंदर उन्होंने जो जितने केस सीरीज देखे और सिस्टमैटिक रिव्यू का, होपफुली आप बच्चों को पता होगा कि जब बहुत सारी स्टडीज हो जाए उनका फिर एक सिस्टमैटिक रिव्यू बनता है, हर स्टडी को एनालाइज करके कुछ इंक्लूड करके, और उस सिस्टमैटिक रिव्यू से ये देखा जाता है। फिर सिस्टमैटिक रिव्यू जो हायरार्की ऑफ एविडेंस में टॉप पे है, उसके बाद गाइडलाइंस बनती हैं, ठीक है। पहले ट्रायल्स होते हैं, स्टडीज होती हैं, स्टडीज के बाद उन स्टडीज के एनालिसिस होता है। पाकिस्तान में हुई, एक श्रीलंका में हुई, एक इंडिया में हुई, यूएसए में हुई, इन सबको मिला के एनालाइज किया जाता है। फिर इनका मेटा एनालिसिस किया जाता है कि यह वाकई ये स्टडी, इस तरह का वाकया अगर सबको वर्टिकल ट्रांसमिशन जैसे मेरे सारे बच्चों को हुई और यूएसए में कोई भी नहीं हुई, तो दिस इज व्हाट इट इज एनालाइज्ड आफ्टर मेनी स्टडीज के वर्टिकल ट्रांसमिशन कितनी है। सीडीसी कहती है कि इट इज ऑलमोस्ट 100%। जो कुछ स्टडीज जो श्रीलंकन गाइडलाइंस है, नेशनल गाइडलाइंस, उन्होंने 2019 में जो रिलीज की थी, उनमें भी वो कहते हैं कि इट इज देयर।
लेकिन कुछ जो और स्टडीज आई हैं उसमें है कि नहीं है। तो इफ द थ्रोम्बोसिट इफ इट इज वर्टिकली ट्रांसमिटेड देन देयर आर लाइकली चांसेस। जो कॉम्प्लिकेशंस अभी तक बच्चों में रिपोर्टेड है, बर्थ डिफेक्ट्स कोई रिपोर्ट नहीं है, लो बर्थ वेट रिपोर्टेड है, दैट इज आइट्रोजेनिक समटाइम्स एज वेल, ठीक है। उसके अलावा फीटल डिस्ट्रेस का इंसिडेंस ज्यादा है, अर्ली लो बर्थ वेट बेबीज का इंसिडेंस ज्यादा है। लेकिन ये फिर मेरा जो एनालिसिस, इसको सब एनालाइज करें जब आप डिफरेंट स्टडीज को, तो अंदाजा होता है कि आइट्रोजेनिक बहुत ज्यादा है। जैसे हम कहते थे ना प्रीटर्म ले बहुत ज्यादा बच्चे पैदा हो गए, लेकिन आपने खुद आधे से ज्यादा प्रीटर्म करा दिए जस्ट बिकॉज टू सेव द मदर, तो दैट डजंट मीन कि डेंगू फीवर इज एसोसिएटेड विद प्री टर्म लेबर। देखिए ये दो डिफरेंट बातें हैं, एक आपने पैदा करा दिया इसलिए कि माँ बच जाए तो वो इंसिडेंस इसके अंदर कोट नहीं होता, लेकिन जो अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मदर को चल रहा है तो वर्टिकल ट्रांसमिट हो रहा है, तो देयर आर लाइकली चांसेस के बच्चे में भी हो। Thank you very much. There are so many questions, but we are ending our we are at the end of our session. Really, it was एक question का जवाब मैं दे दूं कि thank you Dr. Memona, mega unit is 1 million platelet. Thank you. Another Dr. Sonia, you asked that this is the dengue pandemic. Can we go for the vaccine? Yes, vaccine. But ये देख लें कि जिसको पहले जिसके अंदर IgG ना हो, IgG जो है वो कई सालों तक रहता है, IgM जो है 90 डे के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन IgG कई सालों तक रहता है। वो डिस्कस इन डॉक्टर सलमा कुंदी, यू वांट टू आस्क एंड यू आई वुड लाइक डॉक्टर कैसर सजाद लास्ट फ्यू क्वेश्चन। डॉक्टर कैसर सजाद एंड मैडम सलमा कुंदी। जी अस्सलामुअलैकुम। Since I've missed most of the interesting topic courtesy the motorway, the phone network was not working. So I've missed the beautiful thing, but I listened to the recording. I think Dr. Kaisar Sajjad should make the word of thanks. Thank you everyone. जी प्रोफेसर